आज हम इंसानी मनोविज्ञान के एक दिलचस्प और शायद थोड़े स्याह पहलू की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास अंधेरे मनोविज्ञान के रहस्य और बचाव नाम की किताब के कुछ अंश है और आज का मिशन है ये समझना कि लोग दूसरों को कंट्रोल करने या धोखा देने के लिए कौन सी मनोवैज्ञानिक तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी, हम खुद को इनसे कैसे बचा सकते हैं। हाँ, और देखिए, इन चीजों को समझना सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जाने कि बुरा क्या है, हाँ, बल्कि ये हमें उस दुनिया के लिए ज्यादा जागरूक बनाता है जहाँ मतलब प्रभाव और पर्सुएजन हर जगह है। हर बातचीत में। सही। हर बातचीत में ये हमें उन पैटर्न्स को पहचानने में मदद करता है जो हम रोज देखते तो हैं पर शायद समझ नहीं पाते। तो फिर चलिए इसे खोलते हैं। किताब के हिसाब से ये डार्क साइकोलॉजी, ये स्याह मनोविज्ञान आखिर है क्या भला? देखिए, किताब इसे ऐसे देखती है कि ये मनोविज्ञान का वो अध्ययन या इस्तेमाल है जहां मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का यूज दूसरों को कंट्रोल करने, धोखा देने या उनका शोषण करने के इरादे से किया जाता है। अच्छा, मतलब इरादा ही सब कुछ है। हाँ, यहीं पर वो बारीकी है, क्योंकि मनोविज्ञान का इस्तेमाल तो अच्छे कामों के लिए भी होता है, जैसे थेरेपी है या अच्छा कम्युनिकेशन। बिल्कुल। डार्क साइकोलॉजी की बात तब आती है जब नीयत ठीक ना हो, मतलब स्वार्थी हो या नुकसान पहुंचाने वाली। समझी। तो यही सामान्य पर्सुएजन और मैनिपुलेशन में फर्क आ जाता है। किताब में पर्सुएजन, मैनिपुलेशन, मेंटल कंट्रोल, इन सब की बातें सुनने में भी काफी गंभीर लगता है ये। और ये गंभीर है भी, क्योंकि इसका सीधा असर लोगों की सोचने की आजादी पर, उनके फैसलों पर, यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है। हाँ। और ये जानना जरूरी है कि ये तरीके अक्सर बहुत छिपे हुए होते हैं, बहुत सटल। हाँ, इसी सटलिटी पर ध्यान देना जरूरी है। किताब कई मैनिपुलेटिव तकनीकों का जिक्र करती है। यहाँ से मतलब बातें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। कुछ आम तकनीकों पर बात करें, जैसे कि गिल्ट ट्रिपिंग। ये क्या है? हाँ, गिल्ट ट्रिपिंग तो बहुत ही आम है। किताब बताती है कि इसमें कोई आपको किसी बात के लिए दोषी महसूस कराता है। हो सकता है वो आपकी गलती हो भी ना, या बहुत छोटी बात हो, पर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। अच्छा। मकसद ये कि आप अपराध बोध में आकर, मतलब गिल्ट में आकर, उनकी बात मान लें या जो वो चाहते हैं वो कर दें। ओह। ये हमारी सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना का गलत फायदा उठाता है। उफ, ये तो कई रिश्तों में दिखता है। और एक शब्द जो आजकल बहुत सुनने में आता है, गैस लाइटिंग। हाँ, किताब इसे कैसे समझाती है? गैस लाइटिंग, हाँ, ये शायद सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है। किताब के मुताबिक इसमें मैनिपुलेटर जानबूझकर आपके मन में शक पैदा करता है। शक? किस तरह का शक? आपकी याददाश्त पर शक, आपकी समझ पर, यहाँ तक कि आपकी रियलिटी पर, आपकी मानसिक हालत पर। अरे बाप रे। वो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ देगा, कहेगा ऐसा तो हुआ ही नहीं था, या आपको ऐसी जानकारी देगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। और धीरे धीरे आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। ओह। और पूरी तरह उस इंसान पर निर्भर हो जाते हैं। इसका नाम असल में एक पुरानी फिल्म गैसलाइट से आया है। हाँ, मैंने सुना है। जहां पति अपनी पत्नी को पागल साबित करने के लिए यही सब करता है। कितना भयानक है ये सोचना कि कोई जानबूझकर ऐसा कर सकता है। अच्छा, किताब एक और तकनीक बताती है, लव बॉम्बिंग। ये क्या है? मतलब प्यार बरसाना कैसे खतरनाक हो सकता है? हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। किताब इस पर जोर देती है कि लव बॉम्बिंग सिर्फ ढेर सारे तोहफे या तारीफें नहीं है। अच्छा। पहचान है उसकी रफ्तार और इंटेंसिटी। जिस तेजी से रिश्ता गहरा करने का दबाव बनाया जाता है। मतलब शुरू में बेहिसाब प्यार, अटेंशन, तारीफें, महंगे तोहफे, आपको लगेगा वाह यही है मेरा सोलमेट। लेकिन किताब कहती है इसका असली मकसद आपको इमोशनली ओवरवेल्म कर देना है, अपनी गिरफ्त में लेना। अच्छा, जाल की तरह। बिल्कुल। जब आप पूरी तरह उन पर फिदा हो जाते हैं, तब धीरे धीरे कंट्रोल शुरू होता है। ये शुरू में ही आपकी सोचने समझने की शक्ति को, क्रिटिकल थिंकिंग को बंद कर देता है। वाह। यानी जरूरत से ज्यादा प्यार भी एक ट्रैप हो सकता है। और फिर है इसका बिल्कुल उल्टा, साइलेंट ट्रीटमेंट, किसी को पूरी तरह नजरअंदाज करना। हाँ, साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब बातचीत एकदम बंद, सवालों का जवाब नहीं देना, ऐसे बर्ताव करना जैसे सामने वाला है ही नहीं। किताब इसे एक तरह का पैसिव एग्रेसिव हथियार बताती है। पैसिव एग्रेसिव, हाँ। ये आपको एकदम अदृश्य, अनइम्पोर्टेंट, अकेला महसूस कराता है। और इस चुप्पी के दबाव में अक्सर लोग टूट जाते हैं और मैनिपुलेटर की बात मान लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो चुप्पी टूट जाए। अच्छा, ये तो हुई मैनिपुलेशन की कुछ तकनीकें। किताब माइंड कंट्रोल या मानसिक नियंत्रण की भी बात करती है।
ये मैनिपुलेशन से कैसे अलग है और इसमें क्या क्या आता है? हाँ, देखिए, मैनिपुलेशन ज्यादातर व्यवहार बदलने पर फोकस करता है, ठीक है। जबकि माइंड कंट्रोल, जैसा किताब बताती है, वो सोचने के तरीकों को ही बदलने की कोशिश है। सोचने के तरीके को? हाँ, इसमें ज्यादा गहरी और शायद ज्यादा छिपी हुई तकनीकें हो सकती हैं। जैसे कि क्या बताती है किताब? एक तो है लोगों की गहरी भावनाओं का फायदा उठाना। डर, लालच, असुरक्षा, अकेलापन। किताब उदाहरण देती है, जैसे किसी को भविष्य का डर दिखाकर कोई पॉलिसी बेच देना। हाँ, ये तो होता है। या जल्दी अमीर बनने का लालच देकर किसी स्कैम में फंसा देना। समझे। और एक तकनीक जिसका जिक्र है वो है मिररिंग, मतलब सामने वाले के हाव भाव या बात करने के स्टाइल की नकल करना। ये कैसे काम करता है कंट्रोल के लिए? हाँ, मिररिंग। किताब बताती है कि ये सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती है। अवचेतन स्तर पर। हाँ, जब कोई हमारी बॉडी लैंग्वेज, बोलने की स्पीड या टोन की नकल करता है, तो हमें अनजाने में ही उसके साथ एक कनेक्शन महसूस होता है। अच्छा। एक कंफर्ट महसूस होता है। लगता है अरे ये तो मेरे जैसा है। तो एक चालाक मैनिपुलेटर इस अपनेपन और भरोसे का इस्तेमाल कर सकता है आपको प्रभावित करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। लेकिन एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि मिररिंग अच्छी बातचीत का हिस्सा भी है, तालमेल बनाने के लिए। तो किताब सामान्य व्यवहार और जानबूझकर किए गए मैनिपुलेटिव इस्तेमाल में फर्क कैसे करती है? क्या ये फिर से इरादे पर निर्भर करता है? बिल्कुल, बात घूम फिर कर इरादे पर ही आती है। किताब का सार यही है कि सामान्य सामाजिक व्यवहार और मैनिपुलेशन के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो सकती है। हाँ, ये तो है। मिररिंग अगर नेचुरली हो रही है आपसी समझ बढ़ाने के लिए, तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर इसका इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए, ये भरोसा जीतने के लिए, ताकि बाद में उसका गलत इस्तेमाल कर सके, तब वो डार्क साइकोलॉजी के दायरे में आ जाती है। ये बारीक फर्क समझना बहुत जरूरी है। और फिर है सुझाव की शक्ति या पावर ऑफ सजेशन। ये कैसे काम करती है? किताब के मुताबिक इसमें बार बार सीधे या घुमा फिराकर कोई आइडिया या सुझाव आपके सामने रखा जाता है। अच्छा। विज्ञापन में ये बहुत होता है। हाँ, बिल्कुल। धीरे धीरे वो सुझाव आपके सबकॉन्शियस मन में बैठ जाता है और आपको लगता है ये तो आपका अपना ही विचार है। और ये तब और ज्यादा असरदार होता है जब आप थके हुए हों, स्ट्रेस में हों या इमोशनली कमजोर महसूस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, यानी सिर्फ शब्द ही नहीं, उनका समय और तरीका भी मायने रखता है। और बात सिर्फ शब्दों तक ही नहीं है, किताब बॉडी लैंग्वेज पढ़ने और इस्तेमाल करने की बात भी करती है। हाँ, बिल्कुल। किताब बताती है कि जो अनुभवी मैनिपुलेटर होते हैं वो अक्सर लोगों के नॉन वर्बल संकेतों को पढ़ने में माहिर होते हैं। नॉन वर्बल संकेत जैसे? जैसे किसी की घबराहट, आत्मविश्वास की कमी या इनसिक्योरिटी। वो इन कमजोरियों को पहचान लेते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही वो अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके ज्यादा कॉन्फिडेंट, भरोसेमंद या अधिकारपूर्ण दिख सकते हैं। और इससे भी एक कदम आगे, किताब हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न के इस्तेमाल का जिक्र करती है। क्या ये सच में किसी को हिप्नोटाइज करने जैसा है? हिप्नोटाइज शायद सही शब्द ना हो। ये वैसा नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। अच्छा। किताब के अंशों के हिसाब से इसका मतलब है भाषा का ऐसा चालाकी भरा इस्तेमाल जो आपकी लॉजिकल सोच को बाईपास कर दे। लॉजिकल सोच को बाईपास? हाँ, और सीधे आपके सबकॉन्शियस मन या भावनाओं पर असर करे। इसमें गोलमोल भाषा का इस्तेमाल हो सकता है, छुपे हुए कमांड्स हो सकते हैं, या ऐसी कहानियां सुनाना जो आपका ध्यान भटका दें और आपको सुझावों के लिए ज्यादा ओपन बना दें। अरे, ये बहुत सटल हो सकता है लेकिन बहुत असरदार भी। ये सब सुनकर तो लगता है कि हम सब कितने वल्नरेबल हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, किताब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, सॉल्यूशन भी देती है। बिल्कुल। बचाव की रणनीतियां क्या हैं, खुद को कैसे सुरक्षित रखें, ये जानना सबसे जरूरी है। हाँ, और किताब इस पर काफी जोर देती है। देखिए, अवेयरनेस पहला कदम है, लेकिन असली बचाव एक्टिव रणनीतियों से आता है। किताब के अंशों में सबसे पहली और सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी बताई गई है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस EI को डेवलप करना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और मैनेज करना। जी। ये बचाव में कैसे मदद करती है? किताब समझाती है कि जिन लोगों की EI ज्यादा होती है वो अपनी भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। अच्छा। वो पहचान सकते हैं कि कब कोई उनकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जैसे डर, गिल्ट या लालच। और वो दूसरों की भावनाओं और उनके पीछे छिपे इरादों को भी बेहतर समझ पाते हैं। सही। इससे वो इमोशनल दबाव में आने से बच सकते हैं और ज्यादा लॉजिकल फैसले ले सकते हैं। ये सिर्फ जानना नहीं है, इसे रोज प्रैक्टिस करना है। रुककर सोचना कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूं, या सामने वाले का असली इरादा क्या हो सकता है।
हाँ, ये आत्मचिंतन और आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। और क्या तरीके बताए गए हैं किताब में? दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है सवाल पूछने की आदत डालना। सवाल पूछना। हाँ, जब भी कोई आपको किसी बात के लिए मनाने की कोशिश करे, खासकर अगर वो बहुत जल्दी में लगे या बात थोड़ी अटपटी लगे, तो रुकें और सवाल पूछें। जैसे? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? थोड़ा और समझाएंगे? इसके पीछे क्या सबूत है? किताब कहती है सवाल पूछने से आपको सोचने का टाइम मिलता है। हाँ। सामने वाले पर थोड़ा प्रेशर आता है कि वो अपनी बात साफ करे, और अक्सर उनके तर्कों की कमजोरियां या छिपे इरादे सामने आ जाते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। सिर्फ हाँ या ना कहने के बजाय और जानकारी मांगना। बिल्कुल, आप पैसिव लिसनर से एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। और पैटर्न पहचानने के बारे में क्या? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। किताब कहती है व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देना। पैटर्न? हाँ, देखिए, एक बार किसी ने आपको दोषी महसूस करा दिया, हो सकता है अनजाने में हुआ हो, लेकिन अगर कोई लगातार ऐसा करता है या बार बार आपकी बातों को तोड़ता मरोड़ता है या हमेशा जरूरत से ज्यादा मीठा बनकर अपना काम निकलवाता है, तो ये एक पैटर्न है। किताब कहती है कि इन पैटर्न्स को पहचानना जरूरी है, खासकर करीबी रिश्तों में या काम की जगह पर। हाँ, क्योंकि मैनिपुलेशन अक्सर धीरे धीरे होता है। बिल्कुल, और अपनी गट फीलिंग पर ध्यान देना भी इसी का हिस्सा है। अगर कोई बातचीत आपको लगातार असहज महसूस कराती है, तो शायद वहां कुछ गड़बड़ है। गट फीलिंग को इग्नोर न करना, ये बहुत जरूरी है। और भरोसे के बारे में किताब क्या कहती है? किताब सतर्क रहने और भरोसा धीरे धीरे बनाने की सलाह देती है। धीरे धीरे? हाँ, खासकर नए लोगों के साथ। एकदम से किसी पर पूरी तरह भरोसा कर लेना रिस्की हो सकता है। देखें कि उस व्यक्ति के शब्द और काम मेल खाते हैं या नहीं। क्या वो अपनी बातों पर कायम रहता है? क्या वो दूसरों के बारे में पीछे पीछे बुराई करता है? अच्छा। ये छोटी छोटी बातें आपको उनके कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ बता सकती हैं। भरोसा कमाया जाता है, आंख बंद करके दिया नहीं जाता। ये चारों रणनीतियां, इमोशनल इंटेलिजेंस, सवाल पूछना, पैटर्न पहचानना और सोच समझकर भरोसा करना, वाकई बचाव का एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। ये सिर्फ तकनीकें जानना नहीं, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना है। सही कहा। ये अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को समझने और उन्हें मेंटेन करने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि कब ना कहना है और ऐसा कहने में कंफर्टेबल महसूस करना है। अपनी मेंटल आजादी की रक्षा करना है। चलिए अब जरा किताब पर वापस आते हैं। स्रोत इसके क्या फायदे और नुकसान गिनाता है? मतलब किताब की अच्छी बातें क्या है और कमियां क्या? फायदों में स्रोत सबसे पहले इसकी प्रैक्टिकलिटी की तारीफ करता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरण हैं जिससे पढ़ने वाला आसानी से रिलेट कर सकता है और बचाव के तरीके अपना सकता है। ठीक है। दूसरा बड़ा फायदा है आत्मरक्षा। ये पढ़ने वाले को वो तरीके बताती हैं जिससे वो खुद को मनोवैज्ञानिक शोषण से बचा सके। और स्रोत एक दिलचस्प बात और कहता है कि अगर इन सिद्धांतों को पॉजिटिव तरीके से समझा जाए, तो ये कम्युनिकेशन और परसुएजन स्किल्स को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है। मतलब ये समझना कि लोग कैसे मोटिवेट होते हैं या अपनी बात को नैतिक रूप से ज्यादा असरदार कैसे बनाया जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर सिक्के का दूसरा पहलू और किताब की कमियां भी आती हैं, जैसा शोध बताता है। अच्छा, क्या कमियां हैं? सबसे बड़ी चिंता है दुरुपयोग की संभावना, मिसयूज का डर। हाँ, ये तो है। अगर ये जानकारी गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकता है। किताब खुद ये तकनीकें सिखा रही है, तो ये रिस्क तो है ही। ये एक नैतिक दुविधा है, बिल्कुल। और क्या कमियां बताई गई हैं? स्रोत ये भी कहता है कि किताब का टोन काफी नेगेटिव लग सकता है। नेगेटिव? हाँ, क्योंकि ये लगातार धोखेबाजी, मैनिपुलेशन और इंसानी फितरत के अंधेरे पक्ष पर फोकस करती है। इसे पढ़कर दुनिया थोड़ी ज्यादा डरावनी लग सकती है। साथ ही ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं हो सकती। जो लोग पहले से ही एंजाइटी या ट्रस्ट इश्यूज से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है। तो ये ज्ञान एक दुधारी तलवार जैसा है। समझना जरूरी है, पर सावधानी भी रखनी होगी। अच्छा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्रोत के अनुसार ये किताब असल में किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? स्रोत 3 मेन ग्रुप्स बताता है। पहला, वो लोग जिन्हें मनोविज्ञान में गहरी रुचि है, जो इंसानी व्यवहार की गहराइयों और उसके स्याह पहलुओं को भी समझना चाहते हैं। दूसरा, प्रोफेशनल लोग, जैसे बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग या लीडरशिप रोल में जो लोग हैं, उनके लिए प्रभाव और परसुएशन की गहरी समझ फायदेमंद हो सकती है। उम्मीद है नैतिक इस्तेमाल के लिए। हाँ, उन्हें ये समझने में मदद मिल सकती है कि उनके क्लाइंट्स, कर्मचारी या कॉम्पिटिटर कैसे सोचते हैं। और तीसरा समूह कौन सा है? और तीसरा और शायद सबसे जरूरी ग्रुप,
वो लोग हैं जो खुद को मनोवैज्ञानिक हेरफेर से बचाना चाहते हैं। अच्छा। वो लोग जिन्हें लगता है कि वो आसानी से दूसरों के असर में आ जाते हैं या जिन्हें अपने रिश्तों या वर्कप्लेस में मैनिपुलेशन का शक है, ये किताब उन्हें पैटर्न पहचानने और बचाव के हथियार दे सकती है। तो हमारे लर्नर श्रोता के लिए जो हमेशा अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं, इस सब जानकारी का क्या मतलब है? उनके लिए ये क्यों रेलेवेंट है? देखिए, उनके लिए ये जानकारी सिर्फ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं है, ये एक तरह का मेंटल कवच या फिल्टर है। मेंटल कवच। हाँ, ये उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो विज्ञापन देख रहे हों, न्यूज़ पढ़ रहे हों, सोशल मीडिया पर हों या किसी से बात कर रहे हों, प्रभाव डालने की कोशिशों को पहचानने और उनका एनालिसिस करने की क्षमता देता है। ये जटिल सामाजिक सिचुएशंस को समझने और उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस से नेविगेट करने में मदद करता है। ये सिर्फ डार्क टेक्निक्स को जानना नहीं है, बल्कि इंसानी इंटरेक्शन की बारीकियों को गहराई से समझना है, और ये किसी भी जिज्ञासु लर्नर के लिए बहुत कीमती है। हास्य और बचाव के अंशों से काफी कुछ सीखा। हमने देखा कि कैसे गिल्ट ट्रिपिंग, गैस लाइटिंग, लव बॉम्बिंग जैसी तकनीकें काम करती हैं। और कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, सवाल पूछना, पैटर्न पहचानना जैसे तरीकों से अपना बचाव किया जा सकता है। ये मानव व्यवहार की पहेली को समझने जैसा है, उसके उजले और स्याह दोनों रंगों को। और एक बात याद रखना जरूरी है, मुझे लगता है, हाँ। इन डार्क साइकोलॉजी तकनीकों के बारे में जानने का मतलब ये नहीं कि हम हर किसी पर शक करने लगें या दुनिया को नेगेटिव नजरिए से देखें। बिल्कुल। बल्कि इसका मतलब है ज्यादा समझदार और विवेकी बनना। ये समझना कि प्रभाव कैसे काम करता है हमें अपने कम्युनिकेशन और रिश्तों में ज्यादा सचेत और ऑथेंटिक विकल्प चुनने की ताकत देता है। सही कहा। ज्ञान यहाँ बचाव है, डर नहीं। बिल्कुल। और जैसा हम हमेशा करते हैं, जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो सीधे स्रोत सामग्री से जुड़ा है। किताब बताती है कि ये तकनीकें बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल हो सकती हैं। ऐसे में अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कोई वास्तविक ईमानदार स्नेह या चिंता और सोची समझी छिपी हुई हेरफेर के बीच के महीन फर्क को कैसे पहचाने? कहाँ है वो रेखा? इस पर विचार कीजिएगा।